हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है विश्व युद्धों का इतिहास, इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध को कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध का लगभग 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे कि युद्ध का आरंभ कैसे होता है और कौन कौन सी घटना में कौन कौन से देश जीतते हैं और हारते हैं और कौन से देश आक्रमण करते हैं, इसमें हम लोग यही देखेंगे। तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। आपको याद होगा कि जर्मनी ने पोलैंड पे पहले आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी थी। तो कब की थी, तो ये डेट आपको याद रखना होगा, 1 सितंबर 1939 को। ठीक है, उसके बाद में ठीक इसके 2 दिन के बाद कब 1 सितंबर को हुआ था, यानी कि 3 सितंबर 1939 को क्या होता है इस दिन तो इस दिन ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब करते हैं, तो 3 सितंबर 1939 को। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है, तो 1 सितंबर 1939 को। और किसके आक्रमण से होती है, तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत का कारण होता है। उसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं कि बाल्टिक का 3 राज्य होता है। वो राज्य का नाम होता है एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। बाल्टिक के 3 राज्य, ये तीनों राज्यों पर रूस अपनी सुरक्षा के लिए अपना प्रभाव जमाना चाहता था। किस किस पे, तो एस्टोनिया पे, लैटविया पे और लिथुआनिया पर। ये कौन से थे, तो बाल्टिक के ये 3 राज्य थे। और इन्हीं 3 राज्यों पर रूस ये सोचता था कि अगर हम ये तीनों राज्यों को जीत जाएंगे तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए हमें दिक्कत नहीं होगी। फिर सितंबर अक्टूबर के महीने में क्या होता है, सितंबर अक्टूबर के महीने में तो तीनों देश, कौन तीनों देश, तो एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये तीनों देश के विदेश मंत्रियों ने मास्को जगह है, तो मास्को में सोवियत रूस ने पारस्परिक सहयोग की संधि कर ली। तो मास्को में ये तीनों जो राज्य थे, ये तीनों राज्य ने सोवियत रूस से संधि कर ली। और जैसे ही सोवियत रूस से संधि की, सोवियत रूस ने इन देशों की प्रादेशिक अखंडता बनाए रखने का वादा किया। यानी सोवियत रूस ने ये वचन दिया कि हम आपके प्रदेश की अखंडता को भंग करने नहीं देंगे, तोड़ने नहीं देंगे, हम आपके प्रदेश की अखंडता को बनाए रखेंगे। यही सोवियत रूस ने वादा किया। किससे वादा किया, तो एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। ठीक है, ये तीनों कौन थे, तो ये तीनों बाल्टिक के राज्य थे। ध्यान रखिएगा। अब इससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर निकाल के कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसका जवाब जरूर दे सकोगे। फिर क्या होता है, फिर रूस अपनी सुरक्षा के लिए क्या करता है, तो फिनलैंड पर अपना प्रभाव रखना आवश्यक समझता है। रूस ये सोचता है कि अगर हम फिनलैंड पर अपना प्रभाव रखेंगे तो हमारी सुरक्षा होगी। रूस और फिनलैंड के बीच वार्ता चलती है और चलने के बाद फिर वार्ता भंग हो जाती है। और जैसे ही वार्ता भंग होती है, सोवियत रूस ने फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, सोवियत रूस क्या करता है, तो सोवियत रूस फिनलैंड पर आक्रमण कर देता है। और जब आक्रमण करता है तो 12 मार्च 1940 को फिनलैंड क्या करता है, रूस को आत्मसमर्पण कर देता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिनलैंड ने आत्मसमर्पण कब किया, तो 12 मार्च 1940 को फिनलैंड ने आत्मसमर्पण कर दिया। और जैसे ही आत्मसमर्पण किया और दोनों के बीच संधि होती है। किन दोनों के बीच संधि होती है, तो फिनलैंड और सोवियत संघ, यानी कि फिनलैंड और सोवियत संघ के बीच संधि होती है कि फिर सोवियत संघ की वे सारी सुविधाएं प्राप्त होती है
जिसको वह अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता था। यानी कि संधि के बाद सोवियत रूस जो अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता था, वे सारी सुविधाएं सोवियत संघ को प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस पर विजय। आखिर किसका विजय होता है इन सभी कंट्री पर? तो इन सभी कंट्री पर धीरे धीरे जर्मनी का विजय होता है। तो 9 अप्रैल 1940 को क्या होता है? जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क को हराया। तो ये डेट याद रखिएगा कि जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क को कब हराया था? तो 9 अप्रैल 1940 को। फिर जर्मनी ने बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा कब की? तो जर्मनी ने बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा कब की? तो जून 1940 में की। ठीक है, उसके बाद फिर 22 जून 1940 को क्या कर रहा है? फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये डेट भी याद रखिएगा कि फ्रांस ने जर्मनी के समक्ष आत्मसमर्पण कब किया? तो 22 जून 1940 को। तो फ्रांस किसके सामने आत्मसमर्पण करता है? तो जर्मनी के सामने फ्रांस आत्मसमर्पण करता है। उसके बाद नेक्स्ट है इटली भी जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल होता है। तो इटली किसकी ओर से युद्ध में शामिल होता है? तो जर्मनी की ओर से। और आप यहाँ देख रहे हैं कि जर्मनी फ्रांस को भी हरा देता है, बेल्जियम को भी हरा देता है और नॉर्वे को भी हरा देता है और डेनमार्क को भी हरा देता है। और आपने ये भी देखा कि किस प्रकार सोवियत संघ फिनलैंड पर आक्रमण करता है और फिर फिनलैंड और सोवियत संघ के बीच संधि होती है और जिसके कारण सोवियत संघ को सारी सुविधाएं मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार जर्मनी जो है रूस पर आक्रमण करता है और किस तरह रूस जो है जर्मनी को पराजित कर देता है। इन सभी टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर मैं चाहती तो 2 या 3 वीडियो में मैं इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकती थी, लेकिन इससे आपको समझने में इतना देर आप बैठ के सही तरीके से समझ भी नहीं पाते। इसीलिए मैं इस चैप्टर के छोटा छोटा कई वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और हाँ, मैं इस वीडियो के नोट्स का PDF आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर दिन जब भी मैं वीडियो डालती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नोट्स का PDF दे देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।